मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय। ये फोर्थ यूनिट है, चौथा यूनिट है और जिसका नाम है आपका रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हम जो है आयनिक बंध क्या है, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। आज रासायनिक आबंध जो हम लोग 3 प्रकार के देखे थे, आयनिक आबंध, फिर सहसंयोजी और उप सहसंयोजी, तो उसमें हमको दूसरा रासायनिक आबंध पढ़ना है और जिसका नाम है आपका सहसंयोजक बंध। ये हमको देखना है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजक बंध होता क्या है? वैसे सहसंयोजक बंध जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक आबंध होता है और इनका जो व्याख्या है वो बहुत ही व्यापक है, या इनका जो अध्ययन है, इनका निर्माण जो है बहुत ही व्यापक होता है। कई अणुओं में हमारा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अतः सहसंयोजक बंध के जो निर्माण है उस निर्माण को यहाँ पर कुछ सिद्धांत के द्वारा क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। वो अलग अलग सिद्धांत है जो कि सहसंयोजक बंध के जो निर्माण है उसको क्या करता है, अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करता है। तो वो कौन कौन से सिद्धांत है जिसमें ये सहसंयोजक बंध को समझाया गया है, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिख सकते हैं कि सहसंयोजी संयोजक बंध बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक आबंध है। रासायनिक आबंध है। इनका अध्ययन बहुत व्यापक है। भाई, इनका अध्ययन बहुत क्या है हमारा, व्यापक है। कई अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध निर्माण को कुछ सिद्धांतों के द्वारा क्या किया जाता है, समझाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। तो हमारा जो सहसंयोजक बंध होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक बंध होता है भाई, और इसका अध्ययन बहुत ही व्यापक है और इस कारण से इस बंध को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, या उस सिद्धांत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सहसंयोजक को बहुत ही अच्छा ढंग से समझ सकते हैं। इसमें पहला जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत दिया है आपका, वो है लुईस लेगम्यूर का सिद्धांत। लेग्यूम्यूर का सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत ही दिया है जो कि आपको क्या करता है, सहसंयोजी बंध के निर्माण है उसके बारे में जानकारी देता है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत है ना, इसको VBT कहते हैं। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। ये भी सहसंयोजी बंध को समझाने के लिए क्या किया है, अपना सिद्धांत दिया है। और तीसरा होता है हमारा आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलते हैं, MOT मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो 3 सिद्धांत है जो सिद्धांत
आपके सहसंयोजी बंध को समझाने के लिए दिया गया है और सभी सिद्धांत अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीक़ा से क्या किया है, सहसंयोजक बंध को क्या किया है, समझाया है। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, हम चलते हैं किसके पास, पहले लेगम्यूर्स का जो सिद्धांत है उसके पास क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं। उसमें उन्होंने क्या क्या जो है या सहसंयोजक बंध के बारे में क्या बताया है भाई। तो चलिए हम क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, पहला है हमारा, ये है हमारा पहला नंबर, वो है लुईस लेगम्यूर का सिद्धांत। पहला हमारा क्या है भाई, लेविस लेगम्यूर थ्योरी, या इसी को हम लोग बोलते हैं आपका लुईस लेगम्यूर सिद्धांत। ये सिद्धांत सन 1919 में, 1900 कितना में भाई, 19 में लेगम्यूर के द्वारा दिया गया, लेगम्यूर के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। और इस सिद्धांत में बताया गया, क्या बताया गया कि जब दो परमाणु, मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु है, जब दो परमाणु आपस में क्या करते हैं, हमारा संयोग करते हैं, और संयोग करने के बाद जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद अपने बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का, अपने बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जब अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो इनके बीच बनने वाला जो बंध होता है वो बंध क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई। चलिए तो चलते हैं किसकी ओर, हम जो है लुईस लेगम्यूर की ओर। तो लुईस लेगम्यूर ने है ना 1919 में, है ना 1919 में लुईस लेगम्यूर सिद्धांत, है ना 1919 में 1919 में लुईस लेगम्यूर ने सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु जब दो परमाणु ठीक है, दो परमाणु आपस में संयोग करके अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने अंतिम कक्षक में 8 है ना, साझा करके अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी प्राप्त करते हैं, या लिख सकते हैं साझा करके अपने अंतिम, है ना, कक्षक में अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं अर्थात अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना को स्थायी प्राप्त करते हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को
स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं, अर्थात अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं तो परमाणुओं के बीच या मध्य बीच, है ना, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मध्य बना आबंध क्या कहलाता है हमारा, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी या सहसंयोजक आबंध कहलाता है। और बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, सहसंयोजी जो क्या होता है हमारा जो बंध होता है, उस सहसंयोजी बंध को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। क्वेश्चन आता है सहसंयोजी बंध क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जब दो परमाणु अपने अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन को, है ना, जब आपस में मिल करके क्या करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करने के पश्चात अपने अष्टक को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, या अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं, तो उन दोनों परमाणुओं के बीच बना हुआ जो बंध होता है, वो बंध आपका क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है, या उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सन 1919 में लुईस लेग्म्यूर ने, है ना, अपने सिद्धांत में संयोजकता बंध सिद्धांत को बताने का प्रयास किया, और इस सिद्धांत के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जब दो परमाणु आपस में क्या करते हैं, संयोग करके अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उनको साझा करते हैं, और साझा करके अपने अष्टक को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, अर्थात अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो दोनों परमाणु के बीच बना जो बंध होता है वो क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजी आबंध कहलाता है, और बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजी यौगिक के नाम से जाना जाता है, या सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। और उदाहरण की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये हमारा क्या है, दो परमाणु है हाइड्रोजन का, एक और हमारा क्या है, हाइड्रोजन का। ये दोनों के अंतिम कक्षक में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा एकक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, पहले संयोग करते हैं, और संयोग करने के बाद अपने एकक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करने के पश्चात क्या करते हैं, अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। तो इन दोनों परमाणु के बीच जो बंध बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध को आप कई तरीक़े से समझा सकते हैं कि जब दो परमाणु आपस में जुड़कर, आपस में संयोग करके अपने अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का जब क्या करते हैं, साझा करते हैं, और साझा के पश्चात अपने स्थायी विन्यास वाले अष्टक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो दोनों परमाणु के बीच जो भी आबंध बनता है वो आबंध आपका क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम सहसंयोजी आबंध को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ये जो सहसंयोजी आबंध होता है वो मुख्यतः आपका अधातुओं के बीच बनता है, या अधातुओं में क्या होता है, बनाया जाता है। तो यदि जब दो समान धातु, या ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध अधातुओं के बीच बनता है, अधातुओं के बीज बनता है ना। ज़्यादातर हमारा हम सहसंयोजी बंध की बात करें तो जो अधातु होते हैं, अधातु जो परमाणु होते हैं उनके बीज बनता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं अधातु परमाणु के बीज बनता है, अधातु परमाणु के बीज बनता है, ठीक है। तो हमारा जो क्या होता है,
जो भी सहसंयोजक बंध बनता है वो किनके बीच बनता है? अधातु परमाणु के बीच बनता है। यदि दो समान अधातु परमाणु आपस में क्या करते हैं? मिलकर सहसंयोजी बंध बनाते हैं, तो उस स्थिति में बना हुआ जो भी क्या होता है, हमारा जो यौगिक है या जो अणु है वो समपरमाणविक अणु कहलाता है। और जब दो भिन्न भिन्न जो है अधातु आपस में मिल करके जब क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है, तो वो विषम परमाणविक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होता है? अधातु परमाणु के बीच मुख्यतः बनता है यदि दो समान परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है। सहसंयोजी बंध बनता है यदि दो समान परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध है ना, सहसंयोजी बंध बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? समपरमाणविक अणु या यौगिक कहते हैं। ठीक है। और यदि भिन्न भिन्न परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है तो उसे विषम परमाणविक अणु कहते हैं। विषम परमाणविक अणु कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं। यदि दो अधातु परमाणु समान हो और उनके बीच क्या बनता हो? सहसंयोजी बंध बनता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समपरमाणविक अणु। और दो परमाणु अगर भिन्न भिन्न हो और उनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है तो बना अणु विषम परमाणु के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से सहसंयोजी बंध को क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है। क्वेश्चन आता है भाई सहसंयोजी बंध क्या है, सहसंयोजक बंध क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जब दो परमाणु आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर, आपस में संयोग करके अपने अंतिम कक्षक में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनका क्या करता है? साझा कर लेता है। और साझा करने के पश्चात अपने अष्टक को क्या करता है? जब पूर्ण करता है तो उन परमाणुओं के बीच में बना हुआ बंध या आबंध क्या कहलाता है? आपका सहसंयोजी आबंध कहलाता है या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है? आपका सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया जा सकता है। यदि सहसंयोजी आबंध अगर दो समान परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे समपरमाणुविक, और अगर वो अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न परमाणु के बीच बनता है तो उसे विषम परमाणु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको समझाया जा सकता है। अब हम चलते हैं समपरमाणुविक की ओर। कहाँ पर? हमारा समपरमाणुविक अणु की ओर। तो समपरमाणुविक अणु अभी मैं आपको बताया कि जब सहसंयोजी बंध दो समान परमाणु के बीच बनता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? समपरमाणुविक। तो मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, समपरमाणुविक हम क्या देखते हैं? अणु देते हैं। क्या देखते हैं? अणु। तो जब सहसंयोजी बंध जब है ना दो समान परमाणु के बीच, जब दो समान परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है तो उसे समपरमाणुविक क्या कहते हैं? हम लोग अणु कहते हैं। अणु कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि जब दो समान परमाणु हो और उन दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप अगर सहसंयोजी बंध बनता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? समपरमाणुविक क्या कहते हैं? उसको अणु कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, समपरमाणु
मतलब एक जैसे परमाणु के मिलने से अगर सहसंयोजी बंध बने तो उसे हम बोलते हैं समपरमाणुइक। इसके अंतर्गत बहुत सारा आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण को ले सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण होता है H2। पहला क्या होता है H2, जिसे हम हाइड्रोजन अणु कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन अणु बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन अणु। तो जब हाइड्रोजन अणु क्या करता है हमारा, आपस में देखा जाए तो हाइड्रोजन जो अणु की बात करें तो हाइड्रोजन जो अणु होता है उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। कितना हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, एक A और एक A। और हम ये भी जानते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 1 होता है। और 1 होता है मतलब इनके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसे लुईस के अनुसार इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है ना जी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ इसका तो ये 1s1 होता है। 1s क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इस प्रकार से इसके अंतिम कक्षक में, एक हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में क्या होता है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और ये दोनों हीलियम के जैसा, किसके जैसा, हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए ये अपने अंतिम कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, एक दूसरे के साथ साझा कर लेता है ना। इस प्रकार से क्या कर लिया, साझा कर लिया। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, अब साझा कर लिया मतलब दोनों के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2-2 के इलेक्ट्रॉन हो गया। और 2-2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, हमारा हीलियम के पास। तो दोनों क्या किया, दोनों परमाणु जो समान हैं एक हाइड्रोजन का साझा किया और दोनों के दोनों हीलियम के जैसा क्या कर लिया, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया। क्योंकि हीलियम कैसा होता है हमारा, यही तो क्या होता है, हमारे अक्रिय तत्व है। और इनके जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या किया, अपने अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को साझा किया। और फिर दोनों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब दोनों जो है हीलियम के जैसा क्या हो गया, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लिया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, हमारा समपरमाणुइक अणु के अंतर्गत आता है। थ्योरी लिख सकते हैं लेकिन उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। समपरमाणु के अंतर्गत कौन आता है हमारा, हाइड्रोजन आता है, जिसका फार्मूला H2 होता है, जिसे हाइड्रोजन अणु कहा जाता है। चूँकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 लिखा जाता है। चूँकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है और उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लुईस के अनुसार इस प्रकार दर्शाया जाता है। उसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार दर्शाया जाता है। दोनों के दोनों क्या करता है, अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। और दोनों हीलियम के जैसा क्या कर लेता है, आपका विन्यास प्राप्त कर लेता है। चूँकि यहाँ पर दोनों परमाणु क्या होता है, समान होता है, इस कारण इसे समपरमाणुइक अणु के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अगर हम दूसरा उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण हम क्लोरीन को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, क्लोरीन को ले सकते हैं भाई। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन आपका क्या करता है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन अणु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीन अणु। ये गैस अवस्था में पाया जाता है भाई। तो ये हमारा कौन सा अणु होता है, क्लोरीन अणु। अब क्लोरीन अणु में कितना क्लोरीन है हमारा, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। और ये दोनों क्लोरीन के अंतिम कक्षक में, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 17 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8 और कितना होता है, 7 होता है सामान्य। तो इनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इस प्रकार से मैंने 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इनके भी अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपका, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इनको क्या करना है, अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए, अर्थात आर्गन जैसा बनने के लिए। किसके जैसा, आर्गन जैसा, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसकी अष्टक अंतिम में क्या होता है आपका, पूरा होता है। तो इनके जैसा बनने के लिए ये क्या करता है आपका, अपना एकक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। और साझा करने के पश्चात ये क्या कर लेता है, अपना स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो ये इसका 8 हो गया, देखो 7 पहले से था, एक और आ गया 8, और इसका भी कितना हो जाता है आपका, 8 हो जाता है। और इस तरीक़ा से दोनों एकक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अक्रिय गैसों जैसा क्या कर लेता है, विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इसमें भी दोनों परमाणु सेम सेम हैं, अतः इसे क्या कहा जाता है, आपका समपरमाणुइक के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से समपरमाणुइक अणु को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। कि अगर क्वेश्चन आता है कि समपरमाणुइक अणु क्या होता है, तो आप लिख
लिख सकते हैं कि समपरमाणुविक अणु वह अणु होता है जिसमें दो समान परमाणु के बीच क्या बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। या लिख सकते हैं कि जब दो समान परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध बने तो उसे समपरमाणुविक कहा जाता है। तो इस तरीका से हो गया समपरमाणुविक। चलिए अब हम किसके पास चलते हैं, विषम परमाणुविक। विषम परमाणुविक अणु, विषम परमाणुविक अणु क्या होता है, तो वह परमाणु जिसमें दो भिन्न भिन्न परमाणु के बीच क्या होता है, आपका सहसंयोजी बंध बनता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर फिर से विषम परमाणुविक अणु, परमाणुविक क्या देखेंगे, अणु। तो विषम परमाणुविक अणु क्या होता है भाई, तो वह अणु जिसमें सहसंयोजी बंध, वह अणु जिसमें सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध दो भिन्न भिन्न परमाणु के बीच बनता है, परमाणु के बीच बनता है, के बीच क्या होता है हमारा, बनता है। उसे हम क्या बोलते हैं, विषम परमाणुक अणु। उसे विषम परमाणुविक अणु कहते हैं। परमाणुविक क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्योंकि सहसंयोजी बंध की बात कर रहे हैं तो हम उसी टाइप की बात कर रहे हैं भाई। तो वे अणु जिसमें सहसंयोजी बंध जब दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम परमाणुविक अणु के नाम से जानते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, विषम परमाणुविक अणु कहते हैं। इसमें भी हम उदाहरण क्या कर सकते हैं भाई, बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन सबको नहीं देखेंगे, हम कुछ देखेंगे। जैसे दिया है H2O, क्या दिया है हमारा, H2O। H2O को क्या बोलते हैं भाई, पानी के नाम से जानते हैं हमारा H2O। इसमें दो परमाणु दिया है, दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यही है, ठीक है। ये हमारा पानी है, हमारा H2O, तो इसको इस तरीक़ा से लिखा जा सकता है। इसमें दो परमाणु हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। भले अलग बात है कि हाइड्रोजन दो बार है, तो इसमें हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, चूँकि अलग अलग परमाणु हैं और यहाँ पर भी सहसंयोजी बंध बनता है, तो उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो 2 और 6 होता है, मतलब अंतिम कक्षक में इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और इनके 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। चूँकि एक और हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और अंतिम कक्षक एक ही होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, हाइड्रोजन को बनना है हीलियम के जैसा, और ऑक्सीजन को बनना है आपका, वो है आपका नियान के जैसा। तो कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को किसके जैसा बनना है भाई, नियान, क्योंकि नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, अर्थात इनके अंतिम कक्षक में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन को नियान के जैसा बनना है और हाइड्रोजन दोनों को किसके जैसा बनना है भाई, हमारा हीलियम जैसे बनना है। तो उस स्थिति में क्या करता है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। ये हीलियम के जैसा बनना चाह रहा है, ये भी हीलियम के जैसा बनना चाह रहा है, और इसकी बात करूँ तो ये नियान के जैसा बनना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किसके साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, हाइड्रोजन खुश, क्योंकि उसके पास 2 हो गया, तो हीलियम के जैसा बन गया। ये हाइड्रोजन भी क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया, साझा कर लिया। ये हाइड्रोजन भी खुश, क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच गया कौन, ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो एक हाइड्रोजन का और एक इसका, और उसके बाद टोटल 6 है, तो दोनों मिला के कितना हो जाता है आपका, 8 हो जाता है, और वो नियान के जैसा क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस तरीक़ा से विषम परमाणु अणु के बीच भी क्या होता है, सहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और इस वजह से इसको इस प्रकार सिंगल बॉन्ड से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं लोग, साझा कर रहा है, इस कारण से सिंगल बॉन्ड से लिखा जाता है, ठीक है। ये पहला हो गया, किसमें, पानी में। पानी के लिए देख लिए। अगर इसी में मैं बात कर देता हूँ, किसके लिए, दूसरा नंबर अगर मैं बात करूँ तो मेथेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मेथेन। मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। मेथेन जो होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और आप जानते हैं जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है,
और इसको मैं लिखूं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और क्या लिखा जाता है, इसमें 4 लिखा जाता है। मतलब अंतिम में कितना है इसका 4। और हाइड्रोजन तो देख लिए कई बार, इसके अंतिम में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये कार्बन है और लुईस के अनुसार इसको हम लोग ऐसा दर्शाते हैं। थोड़ा सा मैं उस साइड लिखता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्या है कार्बन, इसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, इसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये 4 है, इनको 8 बनाना है तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन का साझा कर देता है। कितना इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन का किसके साथ साझा करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन को भी अपना जैसा क्या करना है, उसको हीलियम के जैसा बनना है, तो वो भी खुश रहता है भाई, है ना, इसलिए वो भी कार्बन के साथ क्या कर लेता है, आपका साझा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर साझा करता है तो क्या बनता है, देखो ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन का साझा किसके साथ कर दिया, हाइड्रोजन के साथ। इस वाला हाइड्रोजन के साथ भी एक कर दिया, है ना, यहाँ पर ये भी हो गया और ये हो गया। मतलब फिलहाल हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को किसके साथ साझा कर दिए, चारों हाइड्रोजन के साथ साझा कर दिए। तो उनके पास 4 था, 4 हाइड्रोजन और आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बन कार्ड कंप्लीट हो गया। देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ये हमारा किसका हो गया, कार्बन कार्ड कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया, देखो 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, और ये सब के सब क्या हो जाता है, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। कार्बन किसके जैसा विन्यास प्राप्त करता है भाई, तो नज़दीक में कौन है हमारा, नज़दीक में है हमारा नियान। क्या है हमारा, ये नियान के जैसा विन्यास प्राप्त कर लिया। और हाइड्रोजन को तो जानते हो, हीलियम के जैसा क्या कर लिया, विन्यास प्राप्त कर लिया। तो इस तरीक़ा से हम समपरमाणुक और विषम परमाणु को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ परिभाषा लिखना है और इस प्रकार 1-2 ठो क्या करना है आपको, उदाहरण लिखना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे है हमारा बहुसंयोजक बंध। क्या देखना है हमको, बहुसंयोजक बंध। बहुसंयोजक बंध होता क्या है, बहुसंयोजक बंध का मतलब होता है कि जब 2 परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करता है ना, तो वहाँ पर जो बना वाला बंध होता है वो बहुसंयोजक बंध क्या कहलाता है, आपका नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको परिभाषा लिख सकते हैं। पहले तो बहुसंयोजक, है ना, आबंध। बहुसंयोजक क्या देखेंगे हम लोग, आबंध। तो बहुसंयोजक आबंध क्या होता है, तो जब 2 परमाणु, है ना, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करता है, तो बना हुआ बंध क्या कहलाता है, आपका बहुसंयोजक बंध कहलाता है। तो लिख सकते हैं, जब 2 परमाणु, जब 2 परमाणु, है ना, आपस में, जब 2 परमाणु आपस में संयोग करके, आपस में संयोग कर, है ना, बाह्यतम कोश में उपस्थित, जब 2 परमाणु आपस में संयोग कर बाह्यतम कोश में उपस्थित, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का, या बोल सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों का, एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, तो जब 2 परमाणु आपस में संयोग कर अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो इसे बहुसंयोजक आबंध कहते हैं। तो इसे बहुसंयोजक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारा आबंध कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखें कि जब 2 परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करके जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं वह आपका क्या कहलाता है, बहुसंयोजक आबंध कहलाता है। मतलब हम बोल सकते हैं, मान लो किसी भी
परमाणु के बाद एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो सहसंयोजक बंध बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुसहसंयोजक आबंध कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है भाई कि बहुसहसंयोजक आबंध क्या है। तो आपको छोटा लिखना है तो छोटा लिख सकते हैं कि जब दो परमाणु है ना आपस में संयोग करके एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो बना हुआ जो बंध होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका बहुसहसंयोजक आबंध कहलाता है। जैसे हमने लिख भी दिया है कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करके है ना संयोग कर बाह्यतम कोश में उपस्थित एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, साझा करके सहसंयोजक अगर बंध बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुसहसंयोजक बंध कहते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण की अगर क्या करूं बात करूं तो पहला उदाहरण दिया है O2। पहला क्या दिया है हमारा O2। हम इसमें क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो उदाहरण हम लोग देखेंगे क्या, O2 देखेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे और जो है यहाँ पर CO2 की बात कर सकते हैं, हम N2 की बात कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पर C2 और बात कर सकते हैं H2 का। तो ये सब हम क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं तो कैसे इसमें बहुसहसंयोजक बंध होते हैं भाई। चलिए तो इसको आगे की ओर हम लोग लेके चलते हैं। तो पहला दिया है हमारा ऑक्सीजन अणु का बनना। ये हमारा ऑक्सीजन अणु का बनना। वैसे ऑक्सीजन अणु क्या होता है भाई, ऑक्सीजन अणु होता है O2। क्या होता है, O2। और आप जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है टोटल, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, और दोनों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक उतना ही होगा 8। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 1s2 2s2 और ये क्या होगा हमारा 2p4 होगा। या इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 और ये हो जाएगा 6। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। सेम मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 और 6 और ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4। चूँकि अंतिम में कक्षा में देखें तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 6। इसमें भी कितना है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, आप यहाँ से देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होता है। तो ये दोनों 2 इस कक्षक का है, दोनों दूसरा कक्षक का है, तो 2 और 2 4, ये 6 हो गया, 2 और 4 6, यहाँ पर 2 और 4 6। तो अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा साझा करेगा भाई दोनों को दोनों, क्योंकि अंतिम में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 दिख रहा है, इसमें भी, और ये भी 6 है। ये यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये हो गया ऑक्सीजन और अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका हमारा, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा होगा। एक ऑक्सीजन का हो गया, एक ऑक्सीजन और मैं यहाँ पर बना दूँ तो इसके पास भी आपका कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को क्या करना है, अपना अष्टक पूर्ण करना है। तो इस स्थिति में ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। कितना इलेक्ट्रॉन का भाई, 2-2 इलेक्ट्रॉन का। कैसे, इसके पास 6 है, ये इसके साथ 2 का साझा कर लिया तो देखो ये हो गया 6 और ये इसका लेके हो गया आपका 8। और ये भी क्या कर लेता है, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। इसका 2 इस ऑक्सीजन के साथ और इसका 2 इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका 8 कंप्लीट हो जाता है। देखो ये हमारा 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, यहाँ पर साझा कर रहा है। तो साझा कर रहा है तो इसके पास 6, इसके 2 के साथ क्या हो गया 8 हो गया, और इसका 6 और इसके 2 के साथ कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो इस तरीक़ा से क्या कर लेता है, आपका अष्टक का निर्माण करता है। और इस कारण ऑक्सीजन को इस प्रकार से डबल बॉन्ड इस प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है, डबल बॉन्ड होता है। और ये किस प्रकार का बंध है, बहुआबंध है। मतलब एक से अधिक अगर किन्हीं भी परमाणु के बीच अगर क्या हो, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड हो तो ये बहुआबंध के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये पहला हो गया किसका, ऑक्सीजन परमाणु का, ऑक्सीजन अणु का। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको बनकर दिखाई देता है। ठीक, ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन में। अब हम चलते हैं किसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप सबके हम जानते हैं, हम लोग नाक से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हमारे जो होता है, जो भी ऑक्सीडेशन होता है उसके दौरान। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो
सिंपल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और कितना होगा 4, नहीं तो आपका 1s2 2s2 और 2p कितना होगा आपका 4। ठीक है, 1s2 2s2 और 2p ये 2 हो जाएगा। ये किसका हो गया हमारा कार्बन का, है ना। ऑक्सीजन की बात करूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा 2 और 6 अभी देखे हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। ये कितना होगा आपका 4, 2p 4। ये सब हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है, ये अबाव के नियम में पढ़ चुके हैं। तो ये किसका हो गया हमारा, ऑक्सीजन का हम लोग लिख दिए अलग, और हाइड्रोजन को लिख दिए, कार्बन को लिख दिए अलग। ये सब हमारा क्या है, इस वाला भाग आपका कार्बन का है और उस वाला भाग किसका है हमारा ऑक्सीजन का है। अब देखो कार्बन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, और इनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आपको कैसे करना है, उसको हमको बनाना है भाई। तो यहाँ पर देखो बीच में सेंटर एटम कौन होता है, यहाँ पर कार्बन एक ठो है, और इस तरफ एक ऑक्सीजन और इस तरफ एक ऑक्सीजन। कार्बन के अंतिम में कितना है भाई 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर आपका 3, है ना। नहीं ऐसे नहीं करते हैं हम, इसको कर देते हैं इस टाइप का। कैसा, इस तरफ 2, ये हो गया 2, और इस तरफ 2। कार्बन का 4 ख़त्म। ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के पास सेम सेम होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, तो ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 2 4, ये हो जाता है 5 और ये 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 और ये 6। अब देखो हम लोग लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यहाँ पर क्या कर दिए, जमा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा साझा। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर देता है, ऑक्सीजन खुश हो गया। देखो ये हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8। इधर के साथ भी क्या कर लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर देता है, तो इधर भी 2 2 4 और 2 6 और 2 8। अब कार्बन भी तो खुश होना है भाई, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कर रहा है फ्री में। तो ये भी क्या करता है, इसका भी आपका 8 क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। देखो पूरा हो रहा है ना, ये 4 और ये 4। तो ये क्या बन जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, संरचना बन जाता है। तो ये हो गया किसमें, ऑक्सीजन अणु में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, बहुसहसंयोजक बंध। तो बहुसहसंयोजक बंध में ऑक्सीजन पढ़ लिए, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिए। क्यों पढ़ रहे हैं बहुसहयोजक, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। कौन सा बॉन्ड भाई, डबल बॉन्ड। और इसको लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है, और इसमें एक से अधिक बॉन्ड है, इसलिए इसको बहुआबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नाइट्रोजन अणु का बनना। नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन जो होता है इसका फार्मूला होता है N2। नाइट्रोजन अणु बोल रहा है ना, परमाणु नहीं बोल रहा है भाई। तो नाइट्रोजन अणु क्या होता है हमारा, N2 होता है ना। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और सामान्य स्थिति में इसको 2 और कितना लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 1s2 2s2 और 2p3 लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाउ के अनुसार, और ये है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर। चूँकि इनके अंतिम कक्षक में आपको दिख रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षक की ही बात करते हैं तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 5 है। और चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो दोनों के अंतिम कक्षक में 5-5 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 है ना, हम एक की बात कर रहे हैं मतलब दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक नाइट्रोजन जिसके अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको दर्शाया जाता है इस प्रकार से, 3 हो गया, 3 4 और ये हो गया 2 5 हो गया अंतिम में। इसी प्रकार एक और नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसका भी क्या होगा, 2 और 1 2 और ये 3 हो गया। ये हो गया लुईस के अनुसार। अब ये अपने अष्टक को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो ये हो गया इसका 8 ये वाला का, और इसका भी कितना हो गया आपका 8। देखो दोनों का क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का 8-8 हो रहा है, अर्थात कितना इलेक्ट्रॉनों का, 3-3 इलेक्ट्रॉनों। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये हो गया 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। उसी प्रकार एक और नाइट्रोजन 1 2 3 और 1 4 और 1 5। तो कितना इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है भाई, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, 3-3। तो ये देखो इसका 8 हो गया,
और इसका भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। अर्थात यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच कौन सा बांध होता है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। और चूंकि एक से अधिक बंध है, इस कारण से इसे बहु जो है सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साझा कर रहा है, ठीक है, लेन देन नहीं कर रहा है, साझा कर रहा है और एक से अधिक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहु सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको समझ सकते हैं। और एक लास्ट है हमारा एथाइन और एसिटिलीन अणु का बनना, ठीक है। एथाइन या क्या देखेंगे, एसिटिलीन अणु का, ये अभी आप नहीं जानते होंगे, है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। एसिटिलीन को बोलते हैं C2H2, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सब पार्ट है, तो हम उधर क्या करेंगे उसको देखेंगे भाई, ठीक है। तो C2 जो H2 होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन का एक यौगिक होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 कार्बन होता है और 3 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है आपका, कार्बन और जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन की आप बात करेंगे फिर पहले जैसा, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 और 2 और क्या होगा यहाँ पर 4। और हाइड्रोजन आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन हो गया और एक और कार्बन है, 2 ठो कार्बन है, तो यहाँ पर एक और कार्बन हो गया, ठीक है। तो 2 कार्बन और दोनों कार्बन के बीच कितना कितना होता है हमारा जो है, चर हमारा क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 1 2 3 और ये हो जाता है 4। एक और कार्बन की बात करो तो 1 2 3 और ये 4। अब दोनों के साथ एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और हाइड्रोजन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पर कितना हो गया उसका, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया। अब देखो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों कार्बन भी क्या करते हैं, दोनों कार्बन और दोनों हाइड्रोजन टोटल मिला के करता है। तो यहाँ से आपका एक इस प्रकार से बनता है और यहाँ से आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है, बन जाता है। देखो इसका इस कार्बन का भी 8 हो गया, 1 2 3, है ना, तो 6 हो गया और 6 2 8 हो गया। इस कार्बन का भी बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और ये कितना हो जाता है आपका 8 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से एसिटिलीन अणु के बीच क्या होता है आपका, 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। इस वजह से लिखते वक्त कार्बन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से एसिटिलीन अणु का बनना भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कौन सा भाई, बहुआबंध, और उसके कुछ उदाहरण हमने क्या कर लिया, देख लिया, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, वो है अष्टक नियम के अपवाद। कौन सा नियम के, अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम आप पढ़ चुके हैं, है ना, इससे पहले वाला जो क्लास था उस क्लास में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए ये वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, आने वाला क्लास में करने वाले हैं। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग रोकते हैं भाई।